नमस्कार। टीचरशिप में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जिस टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं, बात करने वाले हैं, वो सहायक शिक्षक वर्ग 3 में पर्यावरण का पार्ट है, जबकि शिक्षक वर्ग 2 में विज्ञान का पार्ट है। और साथ ही साथ इस टॉपिक से प्रश्न जो है अन्य टॉपिक की तुलना में ज़्यादा आता है। तो चलिए दोस्तों, यह टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है इसके सिलेबस से समझते हैं। दोस्तों, सहायक शिक्षक वर्ग 3 में देखा जाए तो पर्यावरण के सिलेबस में यह जो है इकाई 7 और इकाई 8 में देखा जाए तो अपने शरीर के देखभाल से 4 नंबर का और पारिस्थितिक तंत्र से 4 नंबर का, अर्थात यह दो ही टॉपिक से 4-4 नंबर अर्थात 8 नंबर का। इसी प्रकार अगर शिक्षक वर्ग 2 की बात करें तो वहाँ पर भी दोस्तों सजीव जगत के अंतर्गत ये दोनों टॉपिक देखा जा सकता है। तो यह दोनों टॉपिक जो है दोस्तों सहायक शिक्षक और शिक्षक दोनों वर्ग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पर्यावरण के परिचय से स्टार्ट करते हैं। पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ समझते हैं, पर्यावरण से आशय को समझते हैं। परिधन आवरण, चारों ओर से घिरा हुआ आवरण पर्यावरण कहलाता है। यहाँ जो पर्यावरण जो है, इन्वायरमेंट शब्द जो है दोस्तों फ्रेंच भाषा से आया है, जो इन्वायरनर से आया हुआ है, जिसका अर्थ होता है घिरा हुआ या घेरना। याद रखिएगा दोस्तों, जो इन्वायरमेंट शब्द है वो फ्रेंच भाषा इन्वायरनर से आया हुआ है, जिसका अर्थ होता है घिरा हुआ या घेरना। इसे जो है हमारे चारों ओर जो कुछ भी दृश्यमान एवं अदृश्य वस्तुएं हैं, जैसे पेड़ पौधे, वायु, जल, प्रकाश, मिट्टी आदि पर्यावरण कहलाते हैं। यही देखा जाए तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब बना, तो याद रखिएगा 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बना, जिसके अंतर्गत पर्यावरण किसी वस्तु या जीव के चारों ओर घिरी भौतिक एवं जैविक दशाओं तथा उनके साथ अंतःक्रिया को सम्मिलित किया गया। यही अगर हम घटक की बात करें तो घटक होते हैं अजैविक घटक और जैविक घटक, जिसमें अजैविक घटक में स्थल मंडल, वायुमंडल और जल मंडल आते हैं, जबकि जैविक संघटक में पौधे, जंतु एवं सूक्ष्म जीव आते हैं। यही अगर आगे देखें तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, ये पूछा जाता है। तो याद रखिएगा, विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है, जिनका शुभारंभ 1974 में UNEP के द्वारा ओनली वन अर्थ थीम के द्वारा मनाया गया। याद रखिएगा दोस्तों, सर्वप्रथम 1974 में 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था, जिसका थीम ओनली वन अर्थ था। और 2022 में स्वीडन के द्वारा इसका मेजबानी किया गया, जिसका नारा था प्रकृति के साथ सद्भाव में स्थायी रूप में रहना। इस प्रकार दोस्तों आगे हम पारिस्थितिकी तंत्र को समझते हैं, इकोलॉजी एवं इकोसिस्टम को समझते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पारिस्थितिकी, जो है जीवों एवं इनके भौतिक पर्यावरण के मध्य अंतर संबंधों का अध्ययन करना पारिस्थितिकी कहलाता है। ओडम के अनुसार देखा जाए तो प्रकृति की संरचना और उसके कार्यों के अध्ययन को इकोलॉजी कहते हैं। इकोलॉजी जो है दोस्तों ग्रीक शब्द से आया है, ओइकोस और लोगोस से। ओइकोस का अर्थ होता है रहने का स्थान या आवास, और लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन, अर्थात रहने के स्थान का अध्ययन करना ही इकोलॉजी कहलाता है, जो बाद में दोस्तों ग्रीक शब्द से आकर ओइकोस और लोगोस के द्वारा इकोलॉजी कहा जाने लगा। अर्थात आगे हम देखते हैं दोस्तों, इकोलॉजी जो शब्द है उसका कॉन्सेप्ट अर्नेस्ट हक्कल ने लाया। याद रखिएगा, इकोलॉजी का कॉन्सेप्ट या इकोलॉजी शब्द को सर्वप्रथम अर्नेस्ट हक्कल के द्वारा लाया गया, जबकि इकोलॉजी का संपूर्ण अध्ययन ओडम के द्वारा किया गया, इसलिए इन्हें फादर ऑफ इकोलॉजी कहा जाता है। पारिस्थितिकी की जनक या पिता कहा जाता है ओडम को। इकोसिस्टम की बात करें तो पारिस्थितिकी तंत्र का जो है सर्वप्रथम जो कॉन्सेप्ट लाया गया वो A.G. टांसले के द्वारा लाया गया। याद रखिएगा दोस्तों, जो पारिस्थितिकी तंत्र है, इकोसिस्टम का जो कॉन्सेप्ट है वो सर्वप्रथम A.G. टांसले के द्वारा लाया गया, ये भी याद रखिएगा। और फादर ऑफ इकोसिस्टम इन इंडिया जो है डॉक्टर रामदेव मिश्रा है। याद रखिएगा, भारत में पारिस्थितिकी तंत्र के जनक या पिता पूछा जाता है तो वो है डॉक्टर रामदेव मिश्रा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। यही यदि पूछा जाए पिरामिड कॉन्सेप्ट को सर्वप्रथम किसने दिए, तो याद रखिएगा पिरामिड कॉन्सेप्ट जो है चार्ल्स एल्टन के द्वारा दिया गया था, जिसे हम आगे इस वीडियो में देखेंगे। अब हम आगे पढ़ते हैं पारिस्थितिकी तंत्र क्या है। तो पारिस्थितिकी तंत्र जो है इसका परिभाषा देखेंगे, जो इकोसिस्टम शब्द से आया है, और इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग A.G. टांसले के द्वारा किया गया। और पारिस्थितिकी तंत्र जो है एक खुला तंत्र है। याद रखिएगा दोस्तों, ओपन सिस्टम है, पूछा जाता है। और इसका परिभाषा देखा जाए तो पारिस्थितिकी तंत्र की परिभाषा, जिस तंत्र में जैविक एवं अजैविक घटक परस्पर सहयोग से जीवन का निर्वहन करते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। यह जैविक एवं अजैविक तत्वों का सकल योग होता है, जो एक क्षेत्र के अंदर निवास करता है। पारिस्थितिकी तंत्र का आकार निश्चित नहीं है साथियों, इसका आकार एक छोटे तालाब से लेकर एक विशाल महासागर तक हो सकता है, ये भी याद रखिएगा। पारिस्थितिकी तंत्र के घटक को देखते हैं तो पारिस्थितिकी तंत्र जो है 2 घटकों में बटा हुआ है, अजैविक घटक और जैविक घटक। अजैविक घटक के अंतर्गत आता है भौतिक घटक, अकार्बनिक घटक और कार्बनिक घटक। भौतिक घटक में आता है प्रकाश, तापमान, आर्द्रता, वायुमंडलीय दाब, स्थलाकृतियाँ जिसमें ऊंच नीच ढलान आते हैं और वायु आते हैं, जबकि अकार्बनिक घटक में जल, मृदा, वायुमंडलीय गैसें, खनिज और चट्टान आते हैं।
और कार्बनिक घटक में देखें तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ह्यूमस और यूरिया, ये सब पारिस्थितिकी तंत्र के कार्बनिक घटक के रूप में देखा जाए तो ये आते हैं। और जैविक घटक में उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक आते हैं, जो पारिस्थितिकी तंत्र के ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, जिसे हम आगे देखेंगे। सबसे पहले हम उत्पादक देखते हैं, प्रोड्यूसर देखते हैं। इन्हें स्वपोषी घटक भी कहते हैं, जो सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। ये अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से स्वयं बनाते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, जो उत्पादक होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं, वो सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं और यह जो है प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए देखा जाए तो हरे पेड़ पौधे, घास, काई, नील, हरे शैवाल आदि उत्पादक की श्रेणी में आते हैं। जबकि दूसरा देखा जाए उपभोक्ता, कंज्यूमर, इसके अंतर्गत वे सजीव आते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते तथा अपने भोजन के लिए वे पौधों व अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं। इस कारण इन्हें पारिस्थितिकी तंत्र के परपोषी घटक कहते हैं। याद रखिएगा, उपभोक्ता को परपोषी घटक कहते हैं। ये उत्पादकों द्वारा तैयार भोजन का या अन्य जीवों का उपभोग करते हैं, अतः इन्हें उपभोक्ता भी कहते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, यह जो है उत्पादक का उपभोग करते हैं, इसलिए इन्हें उपभोक्ता भी कहते हैं। आगे देखते हैं, उपभोक्ता जीवों को मुख्यतः 3 श्रेणियों में रखा गया है। याद रखिएगा, प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी, द्वितीयक उपभोक्ता मांसाहारी और तृतीयक उपभोक्ता भी देखेंगे। तो प्राथमिक उपभोक्ता में जो जीव हरे पौधों अर्थात उत्पादकों से भोजन प्राप्त करते हैं, उन्हें प्राथमिक उपभोक्ता या शाकाहारी जीव कहते हैं। जैसे कि गाय, भैंस, बकरी, हिरण, खरगोश, हाथी, टिड्डा आदि प्राथमिक उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं या इन्हें शाकाहारी जीव भी कहते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता देखते हैं, जिन्हें मांसाहारी जीव भी कहते हैं। ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए प्राथमिक उपभोक्ता पर निर्भर रहते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता कहलाते हैं। जैसे शेर, लोमड़ी, मेढक, छिपकली आदि। आगे देखते हैं तृतीयक उपभोक्ता। तृतीयक उपभोक्ता इस श्रेणी में भी मांसाहारी जीव आते हैं, जो अन्य मांसाहारी जीवों अर्थात द्वितीयक उपभोक्ताओं से भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे सांप, गिद्ध, बाज, शेर आदि ये तृतीयक उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं। और यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है दोस्तों कि पारिस्थितिकी तंत्र में कुछ जीव ऐसे होते हैं जो अपना भोजन पौधों, शाकाहारियों, मांसाहारियों सभी जीवों से प्राप्त करते हैं। उन्हें सर्वाहारी या सर्वभक्षी जीव कहा जाता है। जैसे कुत्ता, भालू, बिल्ली आदि। मनुष्य भी इसी श्रेणी में आते हैं। हम मनुष्य भी सर्वाहारी की श्रेणी में आते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, जो शाकाहारी, मांसाहारी सभी प्रकार के भोजन करते हैं। तो आगे हम देखते हैं अपघटक, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंतर्गत वे सूक्ष्म जीव आते हैं जो विभिन्न श्रेणी के जीवों, पौधों व जंतुओं के मृत शरीर को अपघटित कर देते हैं। जैसे कवक व जीवाणु। याद रखिएगा दोस्तों, अपघटक का जो उदाहरण है वो कवक एवं जीवाणु है। कवक अर्थात फंगस, याद रखिएगा दोस्तों, जो कुकुरमुत्तक या फिर जो क्या बोलते हैं, जो मतलब मशरूम के रूप में भी जाने जाते हैं। अर्थात दोस्तों, यहाँ जो देखा जाए, ये सूक्ष्म जीव मृत शरीर में उपस्थित जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल पदार्थों में अपघटित कर देते हैं। अतः इन्हें पृथ्वी का अपमार्जक, प्रकृति का मेहतर या सफाईकर्ता भी कहते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, अपघटक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर बताया गया है कि अपघटक जो है पृथ्वी के सफाईकर्ता, मेहतर या अपमार्जक के रूप में जाने जाते हैं। पूछा भी जाता है दोस्तों, पृथ्वी के अपमार्जक किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा अपघटक को पृथ्वी का अपमार्जक कहते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार। तो पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार जो है 2 प्रकार के होते हैं। पारिस्थितिक तंत्र को पारितंत्र भी कहते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। तो 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक पारितंत्र और दूसरा है कृत्रिम या मानवीय पारितंत्र। पारिस्थितिक तंत्र जो है प्राकृतिक रूप से बना हुआ तंत्र होता है जो दोस्तों, जैसे कि स्थलीय पारितंत्र और जलीय पारितंत्र। प्राकृतिक पारितंत्र को भी 2 भागों में बांटा गया है, स्थलित पारितंत्र और जलीय पारितंत्र। स्थलीय पारितंत्र के अंतर्गत वन, घास स्थल, मरुस्थल, टुंड्रा आता है। जबकि जलीय पारितंत्र के अंतर्गत अलवणीय जल, जिसमें स्वच्छ जल आता है, जिसमें तालाब, झील व झरना आता है। वही अगर लवणीय जल मतलब खारा जल की बात करें तो सागरीय पारितंत्र आता है, जिसमें खारा झील, ज्वारनद मुख आता है और समुद्र आता है। वही अगर कृत्रिम या मानवीय पारितंत्र में देखें तो खेत खलिहान, जल जीवशाला जिसमें एक्वेरियम, जहाँ पर कलरफुल मछलियों का पालन किया जाता है, मछलियों को रखा जाता है शो पीस के लिए, तो एक्वेरियम जो है मानवीय पारितंत्र के अंतर्गत आता है, कृत्रिम पारितंत्र के अंतर्गत आता है। और वही जो है कृत्रिम पारितंत्र के अंतर्गत अंतरिक्ष पारितंत्र भी आता है दोस्तों। तो इस प्रकार ये रहा पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार। आगे देखते हैं इन्हें। भारत के प्रमुख पारिस्थितिकी तंत्र की बात हो रही है, भारत के प्रमुख पारितंत्र की बात हो रही है। तो भारतीय उपमहाद्वीप में 7 पारिस्थितिकी तंत्र पाए जाते हैं। हिमालय के रूप में, जलोढ़ मैदानी के रूप में, उष्ण मरुस्थलीय पारितंत्र, समुद्र तटीय पारितंत्र, पठारी पारितंत्र, उत्तरी पूर्वी पहाड़ी पठारी पारितंत्र और मैदानी पठार सीमांत पारितंत्र। तो इस प्रकार ये 7 जो है भारत के प्रमुख पारिस्थितिकी तंत्र हैं। आगे हम देखते हैं
प्रवाल भित्ति के पारितंत्र को समझते हैं साथियों। प्रवाल भित्ति एक चूना प्रधान जीव होता है जिसके मृत्यु के बाद एक विशिष्ट प्रकार की रचना का निर्माण करते हैं, भित्ति के समान, दीवार के समान, जिसे प्रवाल भित्ति कहते हैं। आगे मुख्य रूप से कठोर संरचना वाले खोल होते हैं जिसमें जीव रहते हैं। जीवित रहने के लिए उपयुक्त तापमान होता है 20 अंश सेंटीग्रेड से 21 अंश सेंटीग्रेड, इनके रहने के लिए उपयुक्त तापमान है दोस्तों। अब देखते हैं प्रवाल भित्ति के प्रकार। तो प्रवाल भित्ति के प्रकार होते हैं तटीय प्रवाल भित्ति, अवरोधक प्रवाल भित्ति और एटाल। देखा जाए तो तटीय प्रवाल भित्ति जो है अंडमान निकोबार, मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी में पाया जाता है। वही ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी तट पर ग्रेट बैरियर रीफ में पाया जाता है। अवरोधक प्रवाल भित्ति ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और ये बहुत चर्चित जगह है। ये पर्यटन स्थल के रूप में भी ये वहाँ विकसित है दोस्तों, याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट बैरियर रीफ जिसकी लंबाई 2000 किलोमीटर से भी ज़्यादा है, और एटाल जो है लक्षद्वीप में पाया जाता है। इस प्रकार हमने प्रवाल भित्ति के पारितंत्र को भी समझा। आगे हम देखते हैं इनके खतरे का कारण। तो प्राकृतिक कारण देखें तो एल नीनो, चक्रवात, सागरीय अम्लीकरण, प्रवाल भित्ति को खाने वाले समुदाय और रोग। तो इस प्रकार यह इनके खतरे का प्राकृतिक कारण है। और मानव जनित कारण है मछली पकड़ने की दोषपूर्ण एवं क्षतिकारक पद्धति, तटीय विकास, वैश्विक तापमान में वृद्धि, पर्यटन करने वाले व्यक्तियों के द्वारा भी इनके खतरे का कारण बनते जा रहे हैं। समुद्री प्रदूषण, नौ परिवहन, परमाणु परीक्षण, ये सब जो है प्रवाल भित्ति के खतरे का प्रमुख कारण है, क्योंकि यह जो है पारिस्थितिकी तंत्र का एक घटक, पारिस्थितिकी तंत्र के एक प्रकार है दोस्तों। तो इनका जो है संरक्षण करना बहुत जरूरी है, इसलिए इनका जो है अध्ययन करना बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए हमने अपने इस वीडियो में शामिल किए। आगे हम देखते हैं, हम पोषण स्तर को समझते हैं साथियों। सामान्यतः आहार श्रृंखला में 4 प्रकार के पोषण स्तर पाए जाते हैं। पहले पोषण स्तर में स्वपोषित प्राथमिक उत्पादक हरे पौधे आते हैं। दूसरा पोषण स्तर में हरे पौधे पर निर्भर शाकाहारी जीव, भेड़, बकरी आदि आते हैं जो प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। और तीसरे पोषण स्तर में पोषण स्तर 2 के जीवों को खाने वाले अर्थात द्वितीयक उपभोक्ता आते हैं। और चौथे पोषण स्तर में तृतीयक उपभोक्ता आते हैं जिसमें मनुष्य अपघटक आते हैं। आगे हम देखते हैं विभिन्न बायोमों या पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखलाएं किस प्रकार चलती हैं। तो हम यहाँ देखेंगे पहले कॉलम में ऊर्जा स्तर, दूसरे कॉलम में घास भूमि के पारिस्थितिकी तंत्र, और तीसरे में तालाब के, और चौथे में समुद्र के। तो पहले जो हम ऊर्जा स्तर के हिसाब से देखते हैं तो प्राथमिक जो उत्पादक है वो घास भूमि बायोम में घास होते हैं, तालाब में शैवाल होते हैं, और समुद्र में फाइटोप्लैंक्टन शैवाल होते हैं। जबकि प्राथमिक उपभोक्ता देखा जाए तो घास भूमि में टिड्डा कीड़ा होते हैं, और तालाब बायोम में देखा जाए तो मॉस्किटो लार्वा होते हैं, और समुद्र में देखा जाए तो जूप्लांक्टन क्रस्टेशियाई होते हैं। और द्वितीयक उपभोक्ता देखा जाए तो घास भूमि में चूहा या चिड़िया होते हैं, और तालाब में ड्रैगन फ्लाई लार्वा होते हैं, और समुद्र में मछली हेरिंग होते हैं। और तृतीयक उपभोक्ता में देखा जाए तो घास भूमि में सांप, तालाब में मछली, और समुद्र में सील मछली होते हैं। और चतुर्थक उपभोक्ता में देखा जाए तो घास भूमि में बाज, और तालाब में रेकून, और समुद्री बायो में बड़ी मछलियां अर्थात शार्क होते हैं। ये भी याद रखिएगा दोस्तों। अर्थात इस प्रकार ये आहार श्रृंखला देखते हैं। आहार श्रृंखला क्या है दोस्तों? ऐसी श्रृंखला जिसमें एक जीव दूसरे जीव का उपभोग करते हैं उसे आहार श्रृंखला कहते हैं। उत्पादक, उपभोक्ता व अपघटक इस श्रृंखला में शामिल है। इसमें ऊर्जा का प्रवाह एक दिशी होता है, याद रखिएगा, पूछा जाता है दोस्तों आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है, तो एक दिशी होता है, याद रखिएगा। आगे हम देखते हैं खाद्य श्रृंखला के बारे में समझते हैं। तो खाद्य श्रृंखला के यहाँ पर हम 3 स्तर देखते हैं। मक्का को चूहा खा देते हैं और चूहा को उल्लू। और दूसरे खाद्य श्रृंखला में देखते हैं गाजर को खरगोश खाते हैं, खरगोश को लोमड़ी, और लोमड़ी को शेर खा जाते हैं। इस प्रकार ये खाद्य श्रृंखला के 4 स्तर है इसमें। और यदि खाद्य श्रृंखला के 5 स्तर वाला देखा जाए तो घास को टिड्डा खाते हैं, टिड्डे को मेढक को सांप को बाज। इस प्रकार ये 5 स्तर वाला खाद्य श्रृंखला। और यहाँ पर देखा जाए तो इसका खाद्य श्रृंखला का और देखा जाए तो सूर्य के प्रकाश से जो है घास जो है का उत्पादन होता है सूर्य के प्रकाश से, सौर ऊर्जा से, जिसे टिड्डा खा जाते हैं, टिड्डा को मेढक को सांप को बाज, और बाज जो है अपघटित हो जाते हैं। तो इस प्रकार ये जो है खाद्य श्रृंखला है यहाँ के चित्र के माध्यम से। और यहाँ देखा जाए तो पौधा, टिड्डा, चिड़िया, सांप के बाद उल्लू। तो ये जो है दोस्तों खाद्य श्रृंखला है। आगे हम देखेंगे खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में अंतर। तो दोस्तों याद रखिएगा खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल अलग अलग चीज़ है। तो खाद्य श्रृंखला पहले देखते हैं। उत्पादक विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ता एवं अपघटक होते हैं। पारितंत्र में एक जीव से दूसरे जीव में भोज्य पदार्थों का प्रवाह होता है। ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होता है खाद्य श्रृंखला के तहत। और खाद्य श्रृंखला पारिस्थितिकी तंत्र की एक महत्वपूर्ण प्रारंभिक इकाई है जो एक सरल प्रक्रिया द्वारा ऊर्जा का स्थानांतरण करती है। तो याद रखिएगा दोस्तों यह जो है खाद्य श्रृंखला जो है खाद्य जाल का ही एक पार्ट है। खाद्य जाल से समझते हैं विभिन्न खाद्य श्रृंखलाएं मिलकर एक खाद्य जाल बनाती हैं। याद रखिएगा दोस्तों बहुत
बहुत सारे खाद्य श्रृंखला मिलकर एक खाद्य जाल बनाती है। कोई जीव विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं के सदस्य हो सकते हैं और ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होते हुए भी कई पथों से होकर गुजरता है। इसमें भी खाद्य जाल में भी ऊर्जा का जो दिशा होता है एक दिशा ही होता है, एक दिशी ही होता है, लेकिन वो कई पथों से गुजरती है। ये भी समझिए दोस्तों। खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण एक जटिल प्रक्रिया है क्योंकि इसमें कई खाद्य श्रृंखला एक साथ मिले होते हैं खाद्य जाल में। आगे देखते हैं खाद्य जाल का चित्र रूप में समझते हैं, चित्रित रूप से समझते हैं खाद्य जाल को। तो खाद्य जाल जो है दोस्तों, ये जो पौधे हैं, पौधे के पत्तियों को चूहा भी खाते हैं, खरगोश भी खाते हैं और बकरी भी खाते हैं। जबकि बकरी को खाने वाले शेर भी है, सियार भी है और देखा जाए खरगोश को खाने वाले सियार है और खरगोश को खाने वाले जंगली बिल्ली भी है। इस प्रकार चूहा को खाने वाले उल्लू, जंगली बिल्ली, सांप भी चूहा को खा जाती है और सांप को देखा जाए तो बाज भी खा देते हैं, जंगली बिल्ली भी खा देते हैं। तो इस प्रकार देखा जाए तो सियार को शेर खा देते हैं और जंगली बिल्ली को भी शेर खा जाते हैं। तो ये कई खाद्य श्रृंखलाओं का एक मिला जुला रूप है जिसे हम खाद्य जाल के नाम से जाना जाते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम देखेंगे पारिस्थितिक पिरामिड, जिसका कॉन्सेप्ट सर्वप्रथम चार्ल्स एल्टन के द्वारा दिया गया, जिसके अनुसार यह 3 भागों में बांटा गया था। जीव संख्या का पिरामिड, जीवभार का पिरामिड, संचित ऊर्जा का पिरामिड। और ये होता क्या है तो जान लीजिए। प्रथम पोषण अर्थात उत्पादक को आधार मानकर उत्तरोत्तर पोषण स्तरों अर्थात उपभोक्ताओं को जिस चित्र द्वारा निरूपित किया जाता है जो एक स्तूप या पिरामिड आकार का होता है, इसलिए इसे पारिस्थितिक पिरामिड कहते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों। अब हम देखेंगे जीव संख्या का पिरामिड। तो जीव संख्या का पिरामिड जो है 2 प्रकार से बनता है, सीधा और उल्टा। तो सीधा बनता है, उसमें घास के मैदान व तालाब आते हैं और इसमें जो है जैसे कि घास के मैदान में क्या होता है कि घास का मैदान में घास जो है उत्पादक होते हैं तो घास की संख्या ज़्यादा होती है और जो उपभोक्ता होते हैं, हिरण होते हैं या फिर चूहा होते हैं, उनकी संख्या फिर घास से कम होती है। फिर हिरण या चूहे को खाने वाले जो द्वितीय उपभोक्ता होते हैं उनकी संख्या फिर कम हो जाती है, उन्हें खाने वाले फिर तृतीय उपभोक्ता, उनकी संख्या और भी कम हो जाती है। इस प्रकार यह जो है कम होते जाती है। इसलिए इसका जो घास का मैदान व तालाब में भी देखा जाए तो शैवाल को खाने वाले छोटी मछलियाँ, छोटी मछलियों को खाने वाले बड़ी मछलियाँ, बड़ी मछलियों को खाने वाले मनुष्य। इस प्रकार ये जो है घास का मैदान व तालाब जो है सीधा पिरामिड बनाता है जीव संख्या के पिरामिड में। और उसी प्रकार उल्टा में देखा जाए तो वृक्ष का पिरामिड होता है दोस्तों। तो याद रखिएगा, वृक्ष के पिरामिड में होता क्या है, वृक्ष अकेला होता है, उसमें जो बैठने वाली चिड़िया होती हैं उनकी संख्या उससे ऊपर होती है और फिर चिड़ियों में जो सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं उनके पंखों में उनकी संख्या और बढ़ती जाती है। इस प्रकार देखा जाए तो उत्पादक अकेला, फिर उसके बाद उपभोक्ता जो है बढ़ते गया। तो उल्टा बना इसमें जो है इसकी पारिस्थितिक पिरामिड जो है जीव संख्या का पिरामिड में जो वृक्ष का पिरामिड है वो उल्टा बनता है और घास के मैदान व तालाब का जो पिरामिड है वो सीधा बनता है। वही अगर जीवभार का पिरामिड देखा जाए तो दोस्तों याद रखिएगा, इसमें भी जो है स्थलीय पारितंत्र सीधा पिरामिड बनाता है जबकि जलीय पारितंत्र उल्टा पिरामिड बनाता है। इसको उदाहरण से समझते हैं दोस्तों। जैसे कि स्थलीय पारितंत्र में घास जो है बहुत मात्रा में होते हैं तो उसका भार भी ज़्यादा होगा और फिर उसको खाने वाले कम होते हैं तो उसका भार भी कम होते जाएगा। इसलिए इसमें जो है स्थलीय पारितंत्र जो है घटते क्रम में जाएगा इसका जो पिरामिड बनेगा, इसलिए इसका जो है सीधा पिरामिड बनेगा। जबकि जलीय पारितंत्र में देखा जाए तो छोटी मछलियों का भार, शैवाल का भार जो है कम होता है, फिर उससे बढ़ते जाता है छोटी मछली का भार, फिर बड़ी मछली का भार, फिर मनुष्य का भार। तो इस प्रकार ये जो है भार के हिसाब से यह बढ़ते क्रम में होता है। जो हम देखते हैं कि यह जो है उल्टा पिरामिड बनाया जा रहा है, ये बढ़ते क्रम में बढ़ते जा रहा है, इसलिए यह जो है उल्टा पिरामिड बनेगा जलीय पारितंत्र में। वही अगर देखा जाए दोस्तों संचित ऊर्जा का पिरामिड, तो संचित ऊर्जा में हमेशा याद रखिएगा सदैव सीधा पिरामिड बनाता है ऊर्जा, क्योंकि एक दिशी होता है। यह जो है उत्पादक में सबसे ज़्यादा ऊर्जा होती है, फिर उसको खाने वाले प्रथम उपभोक्ता में, प्राथमिक उपभोक्ता में, उसके बाद जो है ऊर्जा कम हो जाती है। धीरे धीरे जैसे प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता ये बढ़ते जाती है तो ऊर्जा का जो है स्तर कम होते जाता है, घटते जाता है। इसलिए ऊर्जा जो है सदैव, ऊर्जा का पिरामिड जो है सदैव सीधा बनता है। आगे हम लिंडेमान का 10% लिंडेमान का जो 10% नियम पढ़ेंगे, 10% का नियम, उसमें और भली भांति समझेंगे दोस्तों। आगे हम देखते हैं ऊर्जा प्रवाह का रैखिक होता है, क्यों यह सीधा पिरामिड बनाता है उसको भी समझ लेते हैं। क्योंकि पादप जो है शाकाहारी में ऊर्जा का स्तर जाता है, फिर शाकाहारी से मांसाहारी, मांसाहारी से द्वितीयक मांसाहारी, जिसके द्वारा फिर अपघटक में उसका जो है ऊर्जा का कुछ बचा हुआ भाग आता है। और इन सभी से श्वसन के रूप में याद रखिएगा ऊर्जा जो है मुक्त होते जाती है और वातावरण में वह उष्मा हीट के रूप में वायुमंडल में पुनः चले जाती है। तो इस प्रकार जो है दोस्तों ऊर्जा का रैखिक प्रवाह होता है। याद रखिएगा पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा रैखिक होता है, एक दिशी होता है। आगे बढ़ते हैं।
लिंडेमान का 10% नियम अभी हम चर्चा किए हैं दोस्तों। सूर्य के प्रकाश से उत्पादक जो है पेड़ पौधे जो है अपना भोजन बनाते हैं, फिर शाकाहारी जो है शाकाहारी इस भोजन को करते हैं, फिर शाकाहारी को मांसाहारी खाते हैं, फिर शीर्ष मांसाहारी। तो इस प्रकार यदि उत्पादक में 100% अगर 100% जो है ऊर्जा है तो 100% का 10% बचता है मांसाहारी के लिए। मांसाहारी फिर 10% का नियम इसमें क्या है, 10 गुना कम होते जाता है, तो अर्थात शीर्ष मांसाहारी के लिए 1% ऊर्जा बचता है। तो इस प्रकार ये लिंडेमान का 10% नियम है, याद रखिएगा। पूछा जा सकता है कि लिंडेमान का 10% का नियम किसके द्वारा दिया गया है, तो याद रखिएगा लिंडेमान के द्वारा दिया गया है, जो हर स्टेप में 10 गुना कम होते जाता है, याद रखिएगा दोस्तों। आगे हम देखते हैं खाद्य श्रृंखला। घास स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र को देखते हैं, जिसमें उत्पादक घास होते हैं, घास को टिड्डे खाते हैं, टिड्डे को मेढक, मेढक को सांप, सांप को गिद्ध। जलीय पारिस्थितिक तंत्र में देखें तो शैवाल को जली पिस्सू को छोटी मछलियाँ, छोटी मछली को बड़ी मछलियाँ, फिर बगुला, बदक, सारस। तो इस प्रकार ये खाद्य श्रृंखला है। आगे हम देखते हैं इनके पोषण चक्र को। तो पोषण चक्र भी दोस्तों याद रखिएगा। जो पादप है, पादप जो है दोस्तों, पादप हरे पेड़ पौधों से मनुष्य उपभोक्ता जो होते हैं, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, जिनमें सभी प्रकार के जीव आते हैं, हरे पौधों से O2 लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, और जबकि इनके द्वारा जो निष्कासित किया गया गैस CO2 बाहर किया गैस वो पौधा लेते हैं, हरे पेड़ पौधे लेते हैं, और इन सभी को अपघटित करने का काम कवक या जीवाणु करते हैं। इस प्रकार ये पोषण चक्र चलता है। सौर ऊर्जा के माध्यम से समझें तो याद रखिएगा दोस्तों, ये पोषण चक्र है जो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। भारत के घास के मैदान की बात करें तो सोनमर्ग, गुलमर्ग जो है घास के मैदान को भी पूछा जाता है। सोनमर्ग, गुलमर्ग जिससे कहते हैं वो जम्मू कश्मीर के घास के मैदान है। बुग्याल जो है उत्तराखंड के घास के मैदान का नाम है। उर्मिल जो है कर्नाटक के घास के मैदान का नाम है। और सोला जो है महाराष्ट्र पश्चिम घाट के घास के मैदान का नाम है। और बन्नी घास जो है गुजरात कच्छ के घास के मैदान का नाम है दोस्तों, याद रखिएगा। आगे हम देखते हैं कार्बन चक्र, जल चक्र, नाइट्रोजन चक्र, क्योंकि ये भी सिलेबस के अंदर है दोस्तों। तो याद रखिएगा कार्बन चक्र जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में वायुमंडल से प्राप्त होता है, तो वायुमंडल से फिर पौधों में जाता है। पौधे जो है भोजन श्रृंखला के रूप में पौधा जो है भोजन बनाते हैं जिसे उपभोक्ता लेते हैं, और ऑक्सीजन का उपयोग करके शाकाहारी, मांसाहारी इस प्रकार श्वसन के द्वारा पुनः वायुमंडल में CO2 के रूप में छोड़ा जाता है। इस प्रकार ये जो है कार्बन का जो चक्र है इस प्रकार बनता है। जल चक्र में देखा जाए तो वही सबसे पहले दोस्तों याद रखिएगा, झील, तालाब या महासागर से वाष्पीकरण के माध्यम से बादल बनता है, बादल से वर्षा होती है, वर्षा जो है जल के बहाव के रूप में पुनः झील, तालाब, महासागर में आ जाती है। इस प्रकार ये जल चक्र है, ये पुनः रिसाइकलिंग होते रहती हैं। इसी प्रकार जो है नाइट्रोजन चक्र जो है याद रखिएगा दोस्तों, नाइट्रोजन चक्र जो है सर्वप्रथम स्थिरीकरण होता है। स्थिरीकरण याद रखिएगा, बोलते जा रहा हूँ, स्थिरीकरण के बाद जो है नाइट्रीकरण होता है, नाइट्रीकरण के बाद अमोनीकरण होता है, और अमोनीकरण के बाद विनाइट्रीकरण होता है। इस प्रोसेस से जो है नाइट्रोजन चक्र बनता है, और जो जीवाणुओं के नाइट्रोजोबियम स्थिरीकरण जीवाणुओं के द्वारा संपन्न होता है। इस प्रकार दोस्तों घास के मैदान को देखा जाए, विश्व स्तरीय घास के मैदान, तो वो जो है यहाँ से अगर कलरफुल चित्र से समझें तो यहाँ देखते हैं, आगे देखते हैं यहाँ पास विश्व के घास के मैदान जो है अल्फाल्फा जो है अर्जेंटीना विश्व के सर्वाधिक पौष्टिक घास है, याद रखिएगा। अल्फाल्फा जो है अर्जेंटीना के घास के मैदान का नाम है जो विश्व के सर्वाधिक पौष्टिक घास है। पंपास पूछा जाएगा तो अर्जेंटीना का ही घास के मैदान है, और कंपास पूछा जाएगा तो कंपास जो है ब्राज़ील के घास का मैदान है। ग्रान चाको जो है पराग्वे अर्जेंटीना का घास के मैदान है। माटो ग्रासो जो है ब्राज़ील का ही, और सेल्वास जो है ब्राज़ील में पाई जाने वाली वनस्पति है। लियानास जो है वेनेजुएला एवं कोलंबिया दक्षिण अमेरिका के घास के मैदान का नाम है। और सारगैसम जो है सारगैसो सागर अटलांटिक महासागर का में पाए जाने वाले उसके तटी में पाए जाने वाले घास के मैदान का नाम है। और वहीं देखा जाए प्रेयरीज जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के घास का मैदान है। इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर जितने भी महत्वपूर्ण डाउन्स जो है, डाउन्स को याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। डाउन्स जो है ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान का नाम है। तो इसमें मुख्य जो घास का मैदान है जैसे अर्जेंटीना का, ब्राज़ील का, ऑस्ट्रेलिया का, दक्षिण अफ्रीका का, वेल्ड है, इन सभी को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कुछ और तथ्य हैं उससे भी समझिए। मृत जीवी किसे कहते हैं, तो ये मृत जो है पौधे तथा जीवों से अपना आहार प्राप्त करते हैं। सड़े गले पौधे तथा जीवों को अपघटित करके इनसे अपना आहार
आहार प्राप्त करते हैं, जैसे कि कवक, बैक्टीरिया, कीचड़ फफूंदी, पनीर, खमीर आदि में जो है मृतजीवी इस प्रकार के आहार प्राप्त करते हैं मृतजीवी जो है। और परजीवी किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा, ये भोजन तथा आवास के लिए अन्य प्रजातियों पर निर्भर होते हैं, जैसे कि जोंक, जू, फीता कृमि। और यदि वनस्पति में देखा जाए तो अमरबेल को परजीवी के नाम से जाना जाता है, परजीवी वनस्पति। और वही प्राणी संभोजी की बात करें तो ये अपना आहार अपने मुख द्वारा प्राप्त करते हैं। वे जीव जो भोजन ठोस रूप में लेते हैं तथा पाचन और शोषण स्वांगीकरण करता है, ये मनुष्य आदि ये प्राणी संभोजी की श्रेणी में आते हैं। ये जो है जैविक पदार्थों की सुलभता के आधार पर परपोषी जीव के प्रकार को बताया गया है। दोस्तों, इस प्रकार हमने आज के वीडियो में बहुत ही शानदार तरीके से पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकारों को व पारिस्थितिकी तंत्र में आने वाले अब घटकों को बहुत शानदार तरीके से समझा। आने वाले वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल टीचरशिप। धन्यवाद साथियों।